सुबह की हल्की धूप झोपड़ी के टूटे छप्पर से छन छन कर भीतर आ रही थी। मिट्टी की दीवारों से टिकी छोटी सी रसोई में रमेश की पत्नी लक्ष्मी लकड़ी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रही थी। पास ही कोने में पुरानी चारपाई पर रमेश की बीमार माँ कराह रही थी। रमेश वहीं बैठा माँ की कमर दबा रहा था। बेटा, अब तो लगता है मेरी सांसें भी बोझ बन गई हैं। ऐसी बात मत कर माँ, तू ठीक हो जाएगी। बस दवा मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। रमेश जी, चूल्हे में बस थोड़ी सी लकड़ी बची है। दाल तो चढ़ा दी है, पर सब्जी नहीं है घर में। कोई बात नहीं लक्ष्मी, आज सेठ के यहाँ कुछ बचा खुचा मिल गया तो ले आऊंगा। तू माँ का ध्यान रखना, मैं निकलता हूँ। गांव की सबसे बड़ी हवेली में सेठ हरिदास बैठा नकली सोने के जेवरों को चमकाने वाला केमिकल चढ़ा रहा था। उसके सामने एक अलमारी में कई डिब्बियां थीं, जिनमें असली जैसा दिखने वाला नकली सोना भरा था। तभी रमेश हाथ में झोला लिए अंदर आया। अबे रमेश, कितनी देर कर दी? ये लो, साहूकार के घर ये डिब्बी लेकर जाओ और कह देना शुद्ध सोना है, सेठ जी की गारंटी है। समझा? सेठ जी, ये तो वही जेवर है ना जो पिछली बार आपने कहा था? इनमें तांबा मिला है? अबे ओ झोपड़ी में रहने वाले, बहुत सवाल करने लगा है तू। तेरी माँ का इलाज कौन कराएगा? तेरी बीवी को खाना कौन देगा? चुपचाप जो कहा है वही कर। पर आंखें नीची कर वह डिब्बी लेकर बाहर निकल गया। उसके भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ खौल रहा था। गांव के चौपाल पर कुछ औरतें और आदमी इकट्ठा थे। चर्चा हो रही थी। रामू काका के बेटे की शादी थी, जो सिर्फ इसलिए टूट गई क्योंकि सेठ के दिए गहने नकली निकले। पर कोई सेठ के खिलाफ बोले भी तो कैसे? वो तो सरपंच से भी ऊंची पहुंच वाला है। एक दिन रमेश अपना काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था। अरे बेटा, कोई मुझे पानी पिला दे। कोई है क्या यहाँ पर? कोई मेरी मदद कर दो। लगता है आसपास कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है, मुझे देखना चाहिए। इतनी करुणा आवाज किसकी है? रमेश देखता है कि वहां एक साधु घायल पड़े हुए हैं और उनके पैर से खून बह रहा है। रमेश ने साधु बाबा को उठाता है और कहता है, साधु महात्मा, आपको क्या हुआ है? आपके पैर से तो बहुत खून बह रहा है। आपको यह चोट कैसे लगी? इस बूढ़े साधु की मदद करो। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक से चल नहीं पाता हूँ। यहां से गुजर रहा था, तभी एक पत्थर से टकरा गया और गिर गया। तभी से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है साधु महात्मा, मैं आपकी सहायता करता हूँ। है और फिर सहारा देकर उन्हें अपने घर की ओर ले जाता है। लक्ष्मी, घर में कुछ खाना है तो लाकर दे दो साधु बाबा को। जी, घर में तो सिर्फ 2 सूखी रोटी बची है, वह भी मैं आपके लिए रखी थी। कोई बात नहीं लक्ष्मी, वह 2 रोटी साधु महात्मा को दे दो। पर आप क्या खाएंगे जी? अरे लक्ष्मी, मेरी फिक्र छोड़ो, मैं तो पानी पीकर भी रह लूंगा। पर साधु महात्मा बूढ़े हो गए हैं, उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होगा। फिर लक्ष्मी ने साधु महात्मा को 2 सूखी रोटियां दे दी। बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया और तुम भूखे ही रहोगे। तुम क्या करते हो बेटा? साधु महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ, एक सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ। उसमें थोड़ा बहुत जो कुछ भी मिल जाता है वही खिलाकर अपना परिवार का पेट भरता हूँ। चिंता मत कर बेटा, तेरा भाग्य अवश्य बदलेगा। तुम जैसे दयालु बच्चे जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। साधु महात्मा ने अपनी झोली से एक चमकदार हीरा निकाला। वह चमकदार हीरा देखकर रमेश की आंखें चकाचौंध हो गईं। ये देखो, इसे कोई साधारण हीरा मत समझना। ये देखने में बिल्कुल छोटा है, लेकिन ये बहुत काम का चीज है। इसे अपने पास रखो। साधु महात्मा, मैं भला इस हीरे का क्या करूंगा? मुझे तो बस अपने परिवार के लिए 2 वक्त की भोजन चाहिए, मैं उसमें ही प्रसन्न हूं। बेटा, इस हीरे को जमीन में दबा देना और देखना कुछ दिनों में हीरों से लदा हुआ एक सुंदर सा पेड़ उग जाएगा। फिर तुम इन हीरों का व्यापार भी कर सकते हो। क्या सचमुच महात्मा ऐसा संभव है?
मैं आज तक हीरे का पेड़ के बारे में नहीं सुना। बेटा, तुमने मुझे भोजन खिलाया, मेरी सहायता की, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद के रूप में यह हीरे का नन्हा बीज देता हूं। निश्चय ही यह तुम्हारे बहुत काम आएंगी। मेरे पास तो जमीन ही नहीं है, मैं भला इस हीरे के बीज को कहां लगाऊंगा? अगर कहीं इधर उधर लगाया तो लोग इस पेड़ को नोच लेंगे। तभी रमेश को एक योजना सूझी। रमेश अगले दिन जब काम पर गया तब उसने सेठ से अपने मन की बात कही। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देखो, अगर तुम मुझसे पैसे मांगने आए हो तो भूल जाओ, क्योंकि महीना खत्म होने से पहले मैं तुम्हें 1 रुपया नहीं दूंगा। सेठ जी, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया हूं, मैं तो बस आपसे कुछ बात करना चाहता था। ठीक है, बताओ क्या बात है, लेकिन जल्दी करना, मुझे बहुत जरूरी काम है। चलो जल्दी जल्दी बताओ अपनी बात। रमेश सेठ जी को साधु की पूरी कहानी बताता है और उस हीरे के बीज के बारे में भी बताता है जो साधु ने उसे दिया था। सेठ जी, मेरे पास इतनी जमीन नहीं है कि मैं यह हीरे का बीज लगा सकूं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी जमीन दे दें जहां पर मैं इस मिट्टी में दबा सकूं, तो इसका लाभ आपको भी अवश्य मिलेगा। अच्छा, क्या सचमुच तुम्हारे पास हीरे के बीज हैं? पहले मुझे दिखाओ, वह हीरे कहाँ हैं? कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो? रमेश हीरे निकालकर सेठ को दिखाता है। सेठ के मन में लालच भर जाता है, वह तुरंत रमेश से बहुत प्रेम से बातें करने लगता है। अच्छा ठीक है रमेश, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम इतने समय से मेरे पास काम कर रहे हो, मैं अवश्य तुम्हें थोड़ी सी जमीन दे देता हूं। सेठ ने आंगन की ओर इशारा किया और कहा, देखो वह अच्छी जगह है, वहां पर तुम अपना हीरा लगा सकते हो। रमेश सेठ की बात सुनकर बहुत खुश होता है। वह जल्दी से सेठ के आंगन की तरफ जाता है और वहां पर मिट्टी खोदकर उसे तुरंत हीरे को दबा देता है। अब साधु महात्मा के कहे अनुसार जब हीरे का पेड़ बड़ा हो जाएगा, तब मैं इसका व्यापार करूंगा और इसका लाभ सेठ जी को भी मिलेगा। कुछ ही दिनों में वहां पर सुंदर हीरे का पेड़ लग जाता है। घना पेड़ और उसे पर लटके हुए हीरे देखकर सेठ और उसकी पत्नी दोनों बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। देखो कितना सुंदर पेड़ है, अब मैं इसका हीरे तोड़कर व्यापार करूंगा। अरे लेकिन इसका फल तो रमेश को मिलना चाहिए, क्योंकि हीरे का बीज वही लेकर आया था। तो क्या हुआ, ये जमीन तो मेरी है, कौन मानेगा कि हीरे का बीज रमेश लेकर आया था? लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। रमेश ने कहा था कि आप दोनों लाभ के बराबर अधिकारी होंगे और आप इस पेड़ पर अपना हक जमाना चाहते हैं। मैं कुछ भी करूं तुम्हें, इससे क्या? तुम्हारे जीवन में तो कोई कमी नहीं है ना? कुछ देर बाद सोहन पेड़ के पास आता है और देखता है कि पेड़ काफी बड़ा और सुंदर हो गया है। उस पर हीरे लगे हुए हैं। अरे वाह, ये पेड़ तो इतना सुंदर हो गया है और इस पर हीरे भी लग गए हैं। एक हीरे तोड़कर देखता हूँ। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। सेठ जी, मैंने कहा था ना, देखिए यह कितना सुंदर पेड़ हो गया, अब हम दोनों इसका लाभ ले सकते हैं। हम दोनों कौन? यह पेड़ मेरे आंगन में है, इसलिए इस पर केवल मेरा अधिकार है। तू निकल जा यहाँ से। सेठ जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं तो आपको सब कुछ बता था कि कैसे मैं हीरे के बीजों को साधु की मदद करके प्राप्त किया था। दुष्ट अपने मालिक को उल्टा जवाब देता है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए सेठ जी। जी बेचारा रमेश वहां से रोता बिलखता हुआ वापस चला जाता है और घर जाकर खूब रोता है। अरे दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं क्या? मैं तो पूरा लाभ सेठ जी के साथ बांटने की बात करता था, फिर सेठ जी ने अकेले ही पेड़ पर अधिकार जमा लिया। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई, अब तो मैं कैसे अपने परिवार का पेट भर सकूंगा? रमेश को इस बात से बहुत दुख पहुंचा। वह उदास मन से एक जंगल की ओर चल पड़ता है। जब वह जंगल के बीचों बीच पहुंचता है, तब वह देखता है कि साधु महाराज वहां पर बैठे हुए हैं। यह देखकर रमेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि वही साधु महात्मा यहाँ फिर मुझे मिल गए। रमेश बेटा, तुम यहाँ इस प्रकार भटक रहे हो। साधु महात्मा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। घबराओ मत, मुझे पूरी बात बताओ और मैं तो तुम्हें हीरे का बीज दिए थे, फिर तुम इस प्रकार क्यों भटक रहे हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? रमेश ने साधु को पूरी बात बताता है और सेठ के अत्याचार के बारे में भी बताता है।
तुम चिंता मत करो, उस धोखाबाज सेठ को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। उधर सेठ हीरे की मोतियों के पेड़ से खूब सारा धन कमाता है। वह प्रतिदिन मोती तोड़ता है और बाजार में ले जाकर अच्छे दामों में बेच देता है। हाँ, अब तो मैं अच्छा खासा धनवान हो गया हूं। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। ये सब कुछ इस हीरे के पेड़ के कारण हुआ है। राजमहल में राजा अपनी रानी के साथ बैठे थे। रानी का चेहरा उदास था। प्रिय, क्या बात है? आज तुम्हारी मुस्कान खो गई है। महाराज, मुझे अब पुराने गहनों में आनंद नहीं आता। मैं चाहती हूँ हीरे का हार जो सबसे अलग हो, जो कोई न पहन पाया हो, वैसा हार चाहिए। तो फिर ऐसा ही होगा। कहाँ उसी समय नगर सेवक आकर सूचना देता। महाराज, मुझे गांव के बाजार से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है। लोग कह रहे हैं कि इस गांव में सेठ हरिदास नाम का एक व्यापारी है जो हाल ही में बेहद अद्भुत हीरे बेचने लगा है। सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं उसने इतने सुंदर और शुद्ध हीरे बनाए हैं कि वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। सेठ हरिदास, क्या वो इतने सुंदर हीरे बनाता है? जी महारानी, पूरे बाजार में उसके हीरे चर्चा का विषय है। सोचिए, यदि वही हमारे लिए गहने बनाए तो ये देश भर में प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? रानी के लिए गहना वही बनाएगा। सिपाहियों को भेजो, पता लगाओ कि सेठ हरिदास सच में कौन है और क्या वह इस योग्य है। राजा के 2 विश्वस्त सिपाही सेठ हरिदास के घर पहुंचते हैं। वे ठिठक जाते हैं। सामने आंगन में एक पेड़ खड़ा है, लेकिन कोई साधारण पेड़ नहीं। उसकी डालियों पर असली हीरे झिलमिला रहे हैं। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? ये पेड़ है और उस पर हीरे उगे हुए हैं। ये कैसा चमत्कार है। दोनों जल्दी से महल की ओर लौट जाते हैं। दरबार में राजा के सामने झुकते हैं और सूचना देते हैं। महाराज, ये खबर अभूतपूर्व है। सेठ हरिदास के आंगन में एक पेड़ है जो हीरे उगाता है। क्या? हीरे का पेड़? जी महाराज, हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। उसकी डालियां हीरों से लदी हैं। ऐसा पेड़ न कभी देखा न सुना। महाराज, आपको देर नहीं करनी चाहिए। अब तुरंत जाइए और सेठ के घर पर अपना अधिकार कर लीजिए। आप राजा हैं, भला आपको कौन रोक सकता है। राजा कुछ सैनिकों को लेकर सेठ के घर जाते हैं। इस दुष्ट सेठ को कैद कर लो और इस महल लेकर चलो। हमारा राज्य में यह अमूल्य खजाना है और इसने इस विषय में हमें कुछ नहीं बताया। इस कारण इसे बहुत बड़ा दंड मिलेगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। इसमें सेठ जी की कोई गलती नहीं है। इस पेड़ का बीज तो हमारा नौकर लेकर आया था। तो क्या हुआ? इस सेठ का यह कर्तव्य था हमें इस हीरे के पेड़ के बारे में बताएं, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इस कारण हमें इसे कारोबार में डाल देना होगा। राजा सेठ को लेकर महल चले जाते हैं। सेठ को कारावास में बंद कर दिया जाता है। उधर मेहनत करते करते रमेश को राजा के दरबार में नौकरी मिल जाती है। वह महल में सैनिक बन जाता है। रमेश, आज तुम्हें कैदियों के पास जाना है। तुम्हें दिन भर उनकी निगरानी करनी है। ध्यान रहे, इस कार्य में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। तुम नए हो, इसलिए तुम्हें समझा देता हूँ। सैनिक रमेश कारावास की ओर जाता है। वह देखता है कि सेठ वहां पर अंदर कैद है और रो रहे हैं। अरे रमेश, तुम्हें राजा के यहाँ नौकरी मिल गई? जी सेठ जी, लेकिन आप कारावास के अंदर क्या कर रहे हैं? आपने ऐसा क्या किया कि राजा ने आपको इस प्रकार कैद कर लिया? अरे रमेश, अब तुझे क्या ही बताऊं। शायद यह मेरे कर्मों का दंड है। मैं तुम्हारे साथ जो अन्याय किया यह उसी की सजा है। सेठ रमेश को पूरी बात बता देता है। रमेश, अब मुझे तुम पर ही आशा है। तुम ही मुझे बचा सकते हो। एक बार मेरी ओर से राजा से बात करके देखो। नहीं नहीं सेठ जी, मेरी यहां नई नई नौकरी लगी है। मैं अगर राजा से बात करने जाऊंगा तो मुझे समस्या हो सकती है। इस प्रकार रमेश कई दिनों तक सेठ की बात को टाल रहा होता है, लेकिन आखिरकार सेठ अपने आंसुओं से रमेश को मना लेता है। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं राजा से बात करूंगा और कहूंगा कि वह आपको छोड़ दे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। तुम देखना, मैं यहां से बाहर आऊंगा और अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। रमेश,
तब तुम्हें राजा की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। रमेश राजा के पास जाता है और राजा से सेठ को छोड़ने की बात करता है। महाराज, सेठ जी के आंगन में वह पेड़ मैंने लगाया था। दरअसल मैंने उसे एक साधु से प्राप्त किया था। सेठ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप उन्हें स्वतंत्र कर दीजिए। अच्छा तो तुम ही हो वह जो हीरे के बीच लेकर आया था। सेठ ने तुम्हारे बारे में हमें बहुत सी बातें बताई हैं। सैनिकों, जाओ सेठ को कारावास से बाहर लेकर आओ। सैनिकों ने सेठ को कारावास से बाहर लेकर आता। लगता है रमेश ने मुझे बचा ही लिया। महाराज, मैं तो आपसे पहले दिन से ही कह रहा था कि हीरे के बीच मेरे नहीं थे, वह तो एक रमेश के थे, और अब मुझे उम्मीद है कि उसके पास और भी जादू बीज पड़े होंगे। सेठ जी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे क्यों राजा से दंड करवाना चाहते हैं? अरे चुप हो जा। तेरे जादू टोने के कारण न जाने मुझे निर्दोष को कितने दिनों तक कारावास की सजा मिली। अब तो तुझे राजा को ही जवाब देना होगा। क्या यह सेठ सच कह रहा है? क्या तुम्हारे पास और भी जादुई बीज हैं? जल्दी हमें बताओ। नहीं महाराज, यह सेठ मुझे फंसा रहा है। मेरे पास अन्य कोई वस्तु नहीं है। अगर होता तो मैं साधारण सैनिक की नौकरी क्यों करता? महाराज, यह आपको मूर्ख बना रहा है। आप इसे जेल में डाल दीजिए, कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर इसके पास जितने भी जादुई वस्तु है, यह आपको सब कुछ दे देगा। यह आपने ठीक नहीं किया सेठ जी। आपने मुझे दोबारा धोखा दिया। आपको अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। रमेश की बात सुनकर सेठ बहुत हंसता है। महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं यहां से जाऊं। आप चिंता मत कीजिए। मैं प्रतिदिन आपके लिए बहुत सारे हीरे लेकर आऊंगा। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यह अच्छी बात है। अब तुम जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, उसे पेड़ पर जितने भी हीरे उगेंगे उसे पर हमारा अधिकार है। तुम प्रतिदिन सरे हीरे लेकर हमारे पास आओगे। जी महाराज। स्वतंत्र होकर अपने घर जाता है। तुम आ गए क्या? तुम्हारा दंड समाप्त हो गया? राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? तो तुम क्या चाहती हो? मैं पूरा जीवन जेल में बिताऊं और तुम यहाँ मजे में रहो? कैसे बातें करते हो भला? किसी पत्नी को अच्छा लगेगा कि उसका पति जेल में है? सेठ राजा और रानी पर बहुत गुस्सा आता है। उसे अपना अपमान का बदला लेने की अब योजना बनाता है। दुष्ट राजा ने मुझे बहुत दिनों तक जेल में रखा है। उसने मेरा बहुत अपमान किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने अपमान का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। सेठ ने उस हीरे के पेड़ के पास जाता है। राजा ने इस हीरे के पेड़ के कारण मेरा बहुत अपमान किया है। अब इन्हीं मोतियों के कारण राजा को बहुत कुछ सहना पड़ेगा। सेठ घर से निकलकर जंगल की ओर जाता है और एक तांत्रिक से मिलता है। मित्र, ऐसी योजना बनाओ कि राजा और रानी फिर कभी किसी का अपमान ना कर सके। मैंने बहुत समय अपना कारावास में बिताया है, केवल उस घमंडी रानी के कारण। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। लेकिन एक समस्या है मित्र। बताओ क्या समस्या है? हम राजा और रानी पर सीधे वार नहीं कर सकते। हमें गुप्त योजना बनानी होगी। तांत्रिक सेठ को एक लोटे में जल देता है। मित्र, तुम अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते हो तो तुम्हें यह बलिदान देना होगा, जैसा मैंने कहा। तुम बिल्कुल वैसा ही करना। सेठ तांत्रिक के दिए हुए जल को ले जाकर उसे हीरे वाले पेड़ में डाल देता है। अगले दिन राजा के सैनिक आते हैं। सेठ उन्हें बहुत सारे हीरे देता है। अपना सामान बांध लो, अब हम इस नगर में नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों कहते हो जी? मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मूर्ख, तुम कभी कोई मेरी बात क्यों नहीं मानती? जल्दी से अपना सामान बांधो, क्योंकि हम यहाँ अधिक समय नहीं रह सकते। सेठ और उसकी पत्नी अपना सामान बांधते हैं और चुपके से वहां से निकल जाते हैं। उधर राजा के सैनिक हीरे लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। रानी उन मोतियों से सुंदर हार बनवाती है। अरे वाह रानी, इस बार तो आपने इस हीरे से बहुत सुंदर हार बनवाया है। यह तो आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा। जरा इसे पहन कर दिखाइए। रानी हार पहनती है। तभी राजा चिल्लाने लगता है, क्योंकि हार पहनते ही रानी पत्थर की हो जाती है। राजा की चीख पुकार सुनकर सभी कोई वहां आ जाते। ये क्या महाराज, रानी तो मूर्ति बन गई। ऐसे कैसे हो सकता है? रानी तो हीरे का हार कितनी बार पहन चुकी है, लेकिन आज जो उन्होंने हार पहना तो पत्थर की हो गई। राजा बहुत सारे तांत्रिक और ज्योतिषियों को बुलाता है। क्या आप लोग के पास कोई उपाय है
जिससे रानी पहले की तरह हो जाए। आपके मुंह मांगे कीमत मिल जाएगी। बस आप लोग महारानी को ठीक कर दीजिए। महाराज, मैंने सारे उपाय करके देख लिया, लेकिन महारानी पर किए हुए जादू का तोड़ हमारे पास नहीं है। महाराज, आपके इस कारावास में रमेश नाम का निर्दोष व्यक्ति दंड पा रहा है। मेरी यह इच्छा है कि आप उसे अभी छोड़ दें। मैं महारानी पर अपनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें ठीक कर दूंगा। महाराज, उसने हीरे का बीज अपने दयालुकता से प्राप्त किए थे। जब उसने मेरी सहायता की थी, तब मैं उसे आशीर्वाद के रूप में दिया था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहकर रमेश को जेल से निकाल देता है और सेठ को तलाश करके जेल में डालने कह देता है। हमें क्षमा कर दो रमेश, हम तुम जैसे निर्दोष को दंड दिया और इसी कारण आज रानी का यह हाल हुआ। महाराज, यह अभिमंत्रित जल है। आप इसे महारानी की मूर्ति के ऊपर डाल दीजिए। महारानी पर किया गया सारा जादू समाप्त हो जाएगा। साधु महात्मा के दिए हुए आमंत्रित जल महारानी के ऊपर डालते ही महारानी वापस ठीक हो जाती है। फिर रमेश खुशी खुशी अपना घर चला जाता है और इधर सेठ को उसके कर्मों का फल मिलता है।